हम लोग आज अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर एकदम बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग टर्म्स को पहले सीखे। ठीक है। अब अकाउंटिंग टर्म्स को अगर आप अच्छे से समझ गए ना, एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकली कभी भी आपको ट्विस्ट टर्न में प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर अकाउंटिंग टर्म्स ढंग से नहीं जाने ना, तो हर एक चैप्टर आपका शुरुआत हुआ ना अकाउंटिंग इक्वेशन, कल कैसा लगा अभिलाषा वो? बढ़िया। और बढ़िया लगेगा जब आपको एक एक वर्ड पहले से ही क्रिस्टल क्लियर टर्म्स समझ में आना शुरू हो। अब सुनना, चैप्टर में अकाउंटिंग टर्म को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक सिंपल सा बात बताता हूं। लेट सपोज दिस इज बिजनेस। ठीक है, ये क्या है? बिजनेस। और मैं बोल रहा हूं कि ये बिजनेस कितना भी कर लो, 4 लाख रुपए से कम नहीं खुल सकता। कम से कम इसको स्टार्ट करने के लिए कितने रुपए चाहिए? 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। जब तक 4 लाख ना हो तब तक ये स्टार्ट ही नहीं हो सकता। ठीक। और ये जो बिजनेस का ओनर है, ये जो बिजनेस का ओनर है, इसके पास लेट सपोज 3 लाख रुपए हैं। इसके पास कितने हैं? 3 लाख रुपए हैं बस। ठीक है। तो इसी सिनेरियो में बस बताओ, बस ऐसे ही इस ऑप्शन में क्या ये ओनर स्टार्ट कर पाएगा बिजनेस? नहीं भाई, 4 लाख से नीचे ये होगा नहीं। और 3 लाख ही है उसके पास। तब वो सर्च करेगा एक ऑप्शन, यानी कि वो जाएगा किसी थर्ड पार्टी आउटसाइडर के पास। हो सकता है वो बैंक हो सकता है वो उसका रिलेटिव हो सकता है वो कोई एक्स पर्सन हो। ठीक है। वो गया, मान लो मैं बोल रहा हूं ये है एक बैंक, और वो बैंक से बोला कि यार मुझे क्या करो, थोड़ा सा लोन दे दो। कितना मांगेगा ये लोन? पक्का ना? 1 लाख रुपए वो लेकर आएगा। और 1 लाख रुपए लेकर जब आया तो 3 लाख यहां से मिल गए, 1 लाख यहां से मिल गए, टोटल आ गया इसके पास 4 लाख। 4 लाख लाकर करेगा क्या? बिजनेस को स्टार्ट करेगा ना। तो लेट सपोज आप एक किराने की दुकान स्टार्ट करना चाहते हो, अभी सिर्फ पैसे आए, अब क्या करना शुरू कर देगा? सबसे पहले प्लेस लेंगे, प्लेस रेंट आउट कर लिए, मान लो एक जगह ले लिए, और क्या करेंगे? बस सीधे गुड्स लेने चले जाओगे। और उसमें रैक फिटिंग्स, अरे यार फैन वैन चाहिए होगा, काउंटर वगैरह चाहिए होगा, लाइट वगैरह चाहिए होगा, एसी वगैरह चाहिए होगा। ये सारे चीज के बिना आप कैसे ही कर लोगे, इजंट इट? तो यही चीज को ये क्या बोल रहा है कि भाई पहले मैं उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा? गुड्स खरीद कर लाऊंगा, और फिर क्या करूंगा? उस रैक्स में सजा दूंगा उसको, और बैठे रहूंगा इंतजार में किसके? कस्टमर के। और जब कस्टमर आएगा तो मैं क्या करूंगा? वो गुड्स उठा उठाकर सेल करना शुरू करूंगा, और बदले में मैं उससे क्या लूंगा? पैसे, कैश लेना शुरू करूंगा। यही काम होगा ना? पक्का? ठीक है। यानी कि ये जो 4 लाख है, आपने बोला कि सर मैं इस 4 लाख से कई सारे बिजनेस के लिए उसकी प्रॉपर्टीज खरीदूंगा, है या नहीं? कई सारे प्रॉपर्टीज खरीदूंगा। ये प्रॉपर्टीज क्यों खरीद रहे हो? ताकि मैं इसका यूज करके बिजनेस को क्या करूं? रन करूं, रन द बिजनेस। इसी के लिए खरीद रहे हो ना, कि बिजनेस को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए इन चीजों की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था कि काउंटर लाओगे, रैक लाओगे, कुछ फैन वगैरह लगाओगे, ये सब करना पड़ेगा, बेसिक चीज। ठीक है। तो जो पैसा ओनर लाकर देता है बिजनेस को, जो पैसा ओनर बिजनेस को लाकर देता है, उसको हम क्या नाम बोलते हैं? क्या? उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। पक्का? हिंदी में आप लोग इसको क्या बोलते हो? पूंजी। कहते हैं ना इतनी पूंजी फंसी हुई है बिजनेस में, तो वही बात। तो कैपिटल ये हुआ। जो लोन को आप लोन नहीं कहोगे यहां, जो भी टाइप का किसी थर्ड पार्टी या किसी आउटसाइडर या बैंक जिससे भी आप लेकर आ रहे हो, इस लोन को हम यहां पर नाम देते हैं क्या? लाइबिलिटी। क्या कहते हैं? लाइबिलिटी। लोन ही है बट उसका नाम अकाउंट्स में क्या है? लाइबिलिटी। और ये जो प्रॉपर्टी आप बिजनेस के लिए खरीद के लाए हो, जिससे आप बिजनेस को चलाओगे, उसी को क्या कहते हैं? वेरी गुड।
प्रॉपर्टी ना करके क्या कहेंगे, एसेट्स। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है, अब सुनना सुनना इसी बात के जस्ट बगल में लिख रहा हूं एक वर्ड, क्या, गुड्स। अब एक कस्टमर आता है आपके यहाँ, आप बहुत देर से इंतजार में बैठे थे, कोई कस्टमर आएगा, आया एक कस्टमर, ठीक है। अगर वो कस्टमर आते ही बोला, अरे यार ये जो काउंटर है कितना सुंदर लग रहा है, ये कितने में बेचोगे, तो आप बेच दोगे क्या? वो बोलेगा ये रैक बड़े अच्छे फिटिंग्स लग रहे हैं, बेच दोगे क्या? वो फैन जो आपने लगाया बेच दोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं बेच? वो हमारे एसेट्स हैं, उसको खरीदते वक्त हमारा पर्पस बेचना नहीं था, क्या था? उसका यूज करना, किस चीज के लिए? बिजनेस को चलाने, ऑपरेट करने के लिए, रन करने के लिए। सिंपल बात, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तो ये बोल रहे हैं कि मैं एसेट का, अगर मैं पर्पस बोलूं, एसेट का पर्पस क्या होता है? यूज करना, टू रन द बिजनेस। क्या इसका पर्पस सेल होता है क्या? और जब जो सामान लेकर आए हो, सामान को हम क्या कह रहे हैं यहां पर? तो जो सामान आप लेकर आए हो उसका पर्पस ही क्या है? वेरी गुड, इसका पर्पस है सेल। क्या इसका पर्पस यूज करना है क्या? ये यूज करने के लिए नहीं लाए, ये सेल करने के लिए लाए। इसी को हम कहते हैं, इट इज पार्ट ऑफ मेन बिजनेस एक्टिविटी। तो ये हमारे मेन बिजनेस को चलाने का भी पार्ट है, हम इसी का तो बिजनेस मेनली कर रहे हैं, इजंट इट? ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ मेन बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, दूसरी बात, इट इज डन ऑन वेरी गुड रेगुलर बेसिस। और तीसरा 1 2 एंड 3 कि इसका पर्पस क्या है? सेल नॉट यूज, सेल नॉट यूज। कितनी बात क्लियर होगी? पक्का पक्का। तो ये क्या बोल रहा है कि एनीथिंग जो हम इस पर्पस से खरीदें उसको क्या कहते हैं? गुड्स। वेयरएस अगर उसका पर्पस क्या है? यूज करके रन करना, तो वो क्या है? एसेट्स। कोई भी चीज गुड्स या एसेट पहले से नहीं होती, इट विल डिपेंड ऑन द पर्पस कि हमने खरीदा क्यों है। एग्जाम्पल लेते हैं, व्हीकल, कार हमारे लिए क्या है? एसेट्स है, ठीक। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में ये ट्विस्ट रखूं, कार मारुति सुजुकी के शोरूम वालों के लिए क्या है? गुड्स। क्योंकि जब वो कार खरीद कर वहां ला रहे तो उनका पर्पस क्या है? बेचना। और हमने जब खरीदा है तो उसका पर्पस क्या है? इस्तेमाल करना, है कि नहीं? यहां पर जो एसी लगी है वो क्या है? एसेट है। यहाँ पे जो टेबल लगे हैं वो क्या है? ये बोर्ड क्या है मेरे लिए? एसेट। ठीक है, क्योंकि इनमें मेरा पर्पस बेचना नहीं, इसका इस्तेमाल करना ताकि मेरा कोचिंग बिजनेस अच्छे से चले, राइट। वेयर एज अगर यहाँ पे मैं गुड्स में डील नहीं कर रहा हूं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं दैट इज अ काइंड ऑफ गुड्स टू मी। है तो सर्विसेज ही, है तो सर्विसेज ही, बट इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यूज करना है या बेचना है इसको? ऑफ कोर्स मैं अपने ज्ञान को या अपने स्किल को क्या कर रहा हूँ? सेल ही तो कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ सर्विस का क्योंकि बिजनेस कर रहा हूं तो मैं सर्विस। लेकिन अगर मैं अनमोल के पेरेंट्स की बात करूं तो वो राजधानी का स्टोर जो खोल के रखे हैं उसमें जितने भी आइटम है उस सारे के लिए वो क्या कर रहे हैं? वो बेचने के पर्पज से खरीद कर लाए। तो उसकी दुकान में पड़ी हर चीज ऑलमोस्ट क्या है? गुड्स का पार्ट है। बट जहां पर उसके पापा जिस काउंटर पे, जिस चेयर पे वो बैठते हैं, उसको कोई खरीदने बोलेगा तो कभी बेचेंगे, क्योंकि वो चीज बेचने का सेंस से ही नहीं लाई गई है, उसका एम ही नहीं था। याद रखना, गलती से बेचना एक अलग बात है, पर्पसफुली बेचना एक अलग बात है। जैसे ये एसी पुराना हो गया, खराब हो गया, तो मैं बेच नहीं सकता क्या? कहूंगा नहीं नहीं एसेट है, यूज ही करना पड़ेगा, बेच सकते नहीं। ऐसा नहीं कह रहा है वो, ये कह रहा है खरीदते वक्त आपका क्या पर्पस था। तो एसी को खरीदते वक्त मेरे दिमाग में कहीं बेचना नहीं था, क्या था? इस्तेमाल। इतना बात क्लियर। तो लैंड क्या है? लैंड एसेट्स है। लेकिन मैं बोलूं एक रियल एस्टेट एजेंट, प्रॉपर्टी डीलर के लिए लैंड क्या है? गुड्स है। तो उसका काम है रोज लैंड खरीदना और बेचना। सिंपल बात है। तो कोई भी चीज पहले से एसेट या गुड्स नहीं होती, इट विल ऑलवेज डिपेंड किसके लिए और उसका पर्पस क्या है। किसके लिए पूछ रहे हो और उसका पर्पस। तो कोई पूछे, एक एग्जांपल देखिए, ये गुड्स है या
तो आपके स्कूल में ऑलरेडी वाइवा में एक बच्चे से पूछ दिया गया था, एक एग्जांपल दिया गया और बोला गया क्या कि ये गुड्स है या एसेट, उसने झट से आंसर दिया एसेट। मैम ने पूछा बेटा पहले दो बातें पूछो मेरे से, यानी कोई इंसान जब आपसे पूछे तो आप उससे पूछो सर या मैम ये चीज किसके लिए पूछ रहे हो और उस इंसान का पर्पस क्या था लेने का, किसके लिए और उस इंसान का पर्पस क्या था, दोनों बात पूछे बिना गलत हो जाएगा। क्यों? मारुति सुजुकी का जो ओनर है वो अपने घर पे चलाने के लिए भी तो गाड़ियां खरीदता होगा, तो अगर मैं सिर्फ इससे करूं कि मारुति सुजुकी का ओनर और मैं गलती से ये बोल दूं कि उसके घर पे जो वो रखा है गाड़ी वो क्या है उसका एसेट है, लेकिन मारुति सुजुकी का जो ओनर है उसके शोरूम में पड़ी गाड़ियां गुड्स। याद रखना पर्सन एंड पर्पस विल डिसाइड वेदर इट इज गुड्स और एसेट। याद रखना पक्का क्लियर, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं इस बात को, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है आगे बढ़े ना, अब आगे चलते हैं गुड्स और एसेट के बाद की बात थोड़ा समझते हैं। ठीक है चलो यहीं पर तुम दोनों के लिए भी एक एड ऑन दे देता हूं। ठीक है एसेट, अच्छा एसेट और गुड्स के जस्ट बाद एक छोटा सा कनेक्ट करते हैं फिर यहां पे मान लो बिजनेस में ओनर के पास 3 लाख रुपए था, उसने सारा लगा दिया था, एक एक रुपया लगा दिया, अचानक से रात में एक दिन उसके बच्चे की हो गई तबीयत खराब, अब वो सोचा यार इतनी रात में मैं किससे उधार मांगने जाऊं और इमरजेंसी का वक्त है, तो उसके दिमाग में आया यार कि दुकान के गल्ले में काउंटर में ना कुछ 5,000 के लमसम पैसे पड़े हुए, एक काम करता हूं मैं इस बिजनेस के काउंटर में से 5,000 रुपए 5,000 रुपए निकाल कर ले जाता हूं, किस चीज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस पर्पज से नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए ले जाता हूं यार आज। तो जैसे ही वो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है या कुछ भी निकालता है, हो सकता है वो सामान लेके चले जाए, हो सकता है वो कैश लेके चला जाए, जो भी वो लेके जाएगा उसका नाम क्या कहलाता है, ड्रॉइंग्स। क्या कहते हैं उसको, ड्रॉइंग्स। क्या कहते हैं उसको, ड्रॉइंग्स। ठीक है याद रहेगा पक्का। ठीक है अब सुनना एक बार जल्दी से बस बोल दे रहा हूं, हालांकि इसका कैपिटल की डेफिनेशन आएगी तो कैसे लिखोगे, द अमाउंट invested by the owners into the business is called capital. Liability, the amount which business takes from third party or outsider and has to repay back in future, वापस भी तो करना होगा, is called liability. The amount withdrawn by owner from the business for his personal use, amount withdrawn by owner from the business for his personal use is called drawings. ठीक है अच्छा, the property held by business for its use to run the business, the property owned या held by business for its use to run the business is called assets. ठीक है goods, anything which satisfy 3 conditions is classified as goods. It should be part of main business activity, it should be done on regular basis, and it should be bought for the purpose of sale and not use. सिंपल है ना, लॉजिकली चल रहे हैं, कोई भी थियरी मैं रटाने के स्टाइल से नहीं कर रहा हूं। अब आप लोगों का क्या काम होगा, मैंने बता तो दिया, डिसाइड तो कर दिया, कई लोगों में लिखवा दिया थियरी वाला पार्ट, एंगल समझाने का प्रयत्न किया, यही सेम को मैंने वर्ड में लिखवाया। ठीक, जो नहीं किए वो लेकर फोटो ले। अब आगे और आगे बढ़े और आगे चले। ठीक है अब सुनना, इसी के जस्ट आगे मैं ऐड कर रहा हूं, सुनना। किसी ने मेरे से अभी पूछा था सर एक वर्ड आपने बोला प्रॉफिट और एक वर्ड बोल रहे थे आप गेन, क्या डिफरेंस है, सुनना। प्रॉफिट हमारे किस एक्टिविटी से होता है, बिजनेस की एक्टिविटी से, यानी मेन बिजनेस एक्टिविटी, हम जो मेन बिजनेस एक्टिविटी करते हैं उसी के अर्निंग को क्या कहते हैं, प्रॉफिट। और जो साइड बिजनेस से कमाएंगे वो क्या कहलाएगा, पहली बात तो ये यार, साइड बिजनेस, नॉट मेन बिजनेस, साइड बिजनेस, अभी समझाता हूं। ठीक है यानी अदर एक्टिविटीज से, नॉट पार्ट ऑफ योर मेन एक्टिविटी, यू विल नॉट डू
दिस विल बी डन ऑन रेगुलर बेसिस, ये रेगुलर बेसिस पर नहीं होगा। दूसरी बात समझ में आया? तीसरी बात चलते हैं, याद रखना गुड्स को सेल करके क्या आता है, और एसेट्स को या कोई अदर चीज को, एसेट को सेल करके या किसी अदर मोड से अगर कोई इनकम आती है तो वो किसका पार्ट होता है? गेन। बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आप लोग ऐसे बिजनेस में ऐसे नॉर्मल चल रहा, एक होता क्या था कि जैसे मैं टेस्ट में दे रहा हूँ तो रोज कॉपियां इकट्ठा हो रही है, टेस्ट पेपर इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। एक दिन मेरे पास इतना सारा गड्डी हो गया, मैंने सोचा यार क्या करना है इसको, तो मैंने एक भंगार वाले को बुलाया और मैंने क्या किया, वो बेच दिया। उससे भी मेरे को क्या हुआ, पैसा आया। प्रॉफिट बोलूं या गेन बोलूं आप बताओ? अच्छा, मेरा काम है रद्दी बेचना, वेरी गुड है ना? बताओ भाई, गेन होना चाहिए प्रॉफिट? लेकिन आप लोगों को पढ़ा पढ़ा कर जो भी कमाऊंगा वो सब मेरा क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट है, समझ में आया अपना? तो यही बोल रहा है कि जो चीज कभी जब भी हो जाए, साइड से आ जाए, एसेट को बेच के, जैसे पुराना हो गया पंखा, वो निकाल के बेच दिया तो क्या खराब हो गया, तो कुछ पैसे आ गया, ठीक है। तो साइड से आ जाए या नॉट रेगुलर से आ जाए या नॉट पार्ट ऑफ आवर मेन बिजनेस एक्टिविटी बट वी हैव अर्नड इट, तो उसको क्या कहेंगे? पक्का डन है। अब उससे गेन और प्रॉफिट, गेन और प्रॉफिट, लेकिन कई जगह पर दीज आर यूज इंटरचेंजेबली, ये मैं समझा दिया हूं, इसके बाद ये सेम, आज के बाद फिर सेम रख लेना, लेकिन समझ कर उसके बाद सेम समझना, ठीक है, कि ऐसा कि पता लगना हो, ठीक है। आगे बढ़े, नोट करना है या कई लोगों की कॉपी में है, कर लेना नोट, आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम, ठीक है। आगे चले ना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एक कंसेप्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल, सेपरेट वर्ड का मतलब क्या है, अलग अलग, लीगल मतलब बाई लॉ, एंटिटी मतलब होता है बिजनेस, बिजनेस एंटिटी। बट अभी के लिए मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं एक वर्ड, आइडेंटिटी वर्ड से। किससे? आइडेंटिटी बोले तो पहचान। तो ये बोल रहे हैं अगर लॉ के आईज से देखा जाए, कानून के नजर से देखा जाए, तो पहचान, आइडेंटिटी अलग होती है किसकी? बिजनेस की और उसके ओनर की। मतलब बिजनेस एक अलग पर्सन है और ओनर एक अलग पर्सन है, ठीक है। दोनों अलग अलग पर्सन है, बस दोनों में फर्क क्या होगा? बिजनेस हाँ आर्टिफिशियल पर्सन है और ओनर नेचुरल पर्सन। जैसे हम लोग हैं तो नेचुरल जैसा है ना, आप तो नेचुरल है। तो ये बोल रहा है कि जब भी आप अकाउंट्स की दुनिया में एंट्री मारो, जिस दिन आप अकाउंट्स का सब्जेक्ट उठाओ, अकाउंट का बुक को सॉल्व करते वक्त हम खुद को क्या मानते हैं? बिजनेस। खुद को बिजनेस मानना ही पड़ेगा। क्या मानना होगा? बिजनेस। पक्का याद रहेगा। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर कानून के नजर से, तो मेरे और आपके नजर से दोनों सेम, किसके नजर से? कानून के नजर से दोनों अलग अलग होते हैं। कौन कौन? बिजनेस और उसका ओनर, ठीक है। कहां पर? बिजनेस में नहीं, अकाउंट्स में। किसमें? अकाउंट्स के सब्जेक्ट, जब हम अकाउंटेंसी में घुसेंगे, अकाउंटिंग वर्ल्ड में बिजनेस और ओनर को अलग मानना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल के असम्पशन में मानकर चलना पड़ेगा। क्यों? ये भी समझना क्यों।
एक बात मुझे बताना, अगर आप ओनर बन जाओ और इधर मान लो अभी ये है बिजनेस, ठीक है, ओनर अपने बच्चे को घुमाने लेकर गया था मेला, और मेले में उसका 10,000 रुपए खर्च हो गया, ये भी है ना मॉनेटरी आइटम, ये भी तो है मॉनेटरी आइटम। तो अगर हम इसके लॉजिक से चलेंगे, 10,000 के लॉजिक से चलेंगे, तब क्या होगा, हम रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, बिकॉज एवरी मॉनेटरी आइटम शुड बी रिकॉर्डेड, उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। लेकिन ये तो पर्सनल बात है यार, ठीक, तो पर्सनल बातों को क्या बिजनेस में लाना चाहिए यार, बिजनेस और पर्सनल बात अलग रखनी चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूं, अगर तुम ओनर बनकर अकाउंटिंग किए ना, तो तुम कई बार कंफ्यूज हो जाओगे कि इस मॉनेटरी आइटम को रिकॉर्ड करूं या ना करूं। तो इसलिए क्या कहता है कि अकाउंटिंग करते वक्त खुद को ओनर नहीं मानो, खुद को क्या मान लो, बिजनेस। यानी कि हम आज से अपना नाम भूलेंगे हर अकाउंट्स पीरियड में, और हमारा नाम क्या होगा, जब भी मैं पूछूं आप कौन हो अकाउंट्स के क्लास में, तो आप अपना नाम क्या बताओगे, अटेंडेंस लेते हो अपने, ठीक है, तो आपका नाम क्या है, बिजनेस, याद रखना। अब सुनना, इसका क्रक्स ले जाते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं, इसको हटाता हूं, इतना बात याद रहेगा ना, ठीक। अकाउंटिंग करते वक्त आपको ये मानना पड़ेगा, क्यों हो, इसके फायदा और नुकसान भी मैं आपको बताता हूं, सुनना। मान लो एक दिन इनकम टैक्स ऑफिसर आया अचानक से, रेड पड़ी आपको, बोला लाओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बॉक्स ऑफ, क्या लिखे हो, तो देखना चालू किया, पेज पलटना चालू किया। अब वो पेज पलटते पलटते एक पेज पर आया, उस पेज पर लिखा था कि गर्लफ्रेंड का मोबाइल रिचार्ज। अब वो देखा है, ये कब से बिजनेस एक्सपेंस होने लगी भाई, तो ये तुमने यहां क्यों रिकॉर्ड किया। फिर देखा वाइफ की ज्वेलरी सेट, इसका खर्चा तुम बिजनेस में क्यों लिख रहे हो भाई, क्या जरूरत है इस बिजनेस को इस चीज की, है कि नहीं। तो ऐसे अगर वो जब रिकॉर्डिंग देखेगा तो वो कहेगा कि भैया शायद बेसिक्स नहीं पता है तुम्हें, बिजनेस का खर्चा बिजनेस का होता है, ओनर का खर्चा अपना अलग घर पे देखो। मैं ओनर की इनकम खोजने नहीं आया, मैं किसका इनकम चेक कर रहा हूं, बिजनेस का। और बिजनेस में सिर्फ बिजनेस का इनकम और बिजनेस का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, पर्सनल कोई बात यहां नहीं है। तो बिजनेस का जो भी चीज होगा अलग लिखा जाएगा, ओनर का अलग लिखा जाएगा, दोनों का एक जगह लिख देंगे तो बिजनेस का प्रॉफिट कभी निकलेगा ही नहीं। क्यों, जब जब प्रॉफिट आएगा गर्लफ्रेंड और बीवी को क्या किया जाएगा, बड़ा बड़ा गिफ्ट दे दिया जाएगा, और सारा एक्सपेंस में आ जाएगा, और हमारा प्रॉफिट हट जाएगा, बिना टैक्स के बेचारे वो भूखे मर जाएंगे इनकम टैक्स ऑफिसर। इसलिए वो बोला क्या कि बिजनेस और ओनर का हर एक्सपेंस अलग अलग रखो, और जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो किसके प्रोस्पेक्ट से करेंगे, बिजनेस ना कि ओनर। क्लियर रहेगा, पक्का, भूल मत जाना, ध्यान रिचार्ज करा मत देना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, सुनना। अभी मैंने ये जो डायग्राम बनाया था, यहां पर मैंने किसको लिखा था, ये कौन है, ये कौन है, कौन है ये आप हो, बिजनेस नहीं, ये कौन है, आप हो, सुनना। और मैंने यहां पर एक इंसान को बनाया था, इसका नाम क्या लिखा था, अगर भाई आप ये हो, अगर आप ये हो, तो क्या आप ये हो सकते हो, अच्छा दोनों तुम ही हो, तो फिर अलग अलग कैसे। अगर आप खुद को बिजनेस बना चुके हो, तो अकाउंटिंग में आ चुके हो, देखो भाई ये गलती तो हो गई, अब आप तो हो बिजनेस, तो क्या आप ओनर बन सकते हो, लो, एक बार में कोई एक आइडेंटिटी लो ना, ठीक है। अगर आप ये हो, मान लो ओनर कोई और है, आपके पापा है या कोई हो, कोई भी एक्स वाई, इस ओनर ने, अब यहां से सोचना, तुमने उस ओनर से, ये मत सोचना ओनर ने दिया है, बिजनेस ने क्या किया है, ओनर से लिया है ना, ऐसे बोलना। अब तुम बिजनेस हो, यानी मैंने ओनर से पैसा लिया है, बेटा अगर मैंने ओनर से पैसा लिया है, तो जो भी चीज हम किसी से लेते हैं वो हमारे ऊपर क्या है, एक तरीके की बोझ है, लाइबिलिटी है। तो एक वर्ड लिखा है आपके बुक में, कैपिटल इज अ टाइप ऑफ, it is a type of liability of business which business has taken from owner and it has to repay back in future to the owner, उसको वापस करना पड़ेगा। भूलना मत ये बात, थियोरेटिकली नहीं समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि वो लाइबिलिटी साइड ही क्यों लिखा जाएगा। अगर कोई पूछ देना कैपिटल को लाइबिलिटी साइड क्यों लिखते हैं, एसेट साइड क्यों नहीं लिखते, तो आप क्या बोलोगे,
क्या बोलोगे? ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस ओनर अलग अलग, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से अकाउंटिंग हो रही है, तो बिजनेस ने जो ओनर से किसी अलग पर्सन से पैसा लिया है वो बिजनेस के ऊपर क्या है? एक तरीके की लाइबिलिटी। लोगे कि याद रहेगा? याद रहना ही चाहिए, बोलना मत गलती से, ठीक है? अच्छा एक और चीज तब बताओ, बिजनेस के में से लेकर ये पर्सनल यूज के लिए गया था, जिसको क्या कहते थे? मतलब बिजनेस ने ओनर को पैसा, बिजनेस ने ओनर को पैसा दिया है ना, दिया है ना, तो ये टाइप ऑफ एसेट, इस पे किसका हक है? बिजनेस का। और इस पे इस चीज का क्या है? वोट। तो ये लाइबिलिटी और ये एसेट जैसा होगा, लेकिन हम ड्राइंग्स को एसेट प्योरली नहीं लेंगे, बताऊंगा उसका भी लॉजिक। जब अकाउंटिंग करेंगे तो तुम खुद कहोगे नहीं सर कैपिटल में से तो घटा रहा है, मतलब ये सोचो कैपिटल ही लगाया तो उसी में से तो लेकर जा रहा है, तो कैपिटल में तुम क्या दिक्कत है? समझ में आया इतना? ये भूल जाओगे, ये गलती से मैं नहीं भूल रहा है। अब आगे बढ़े, अब कहानी थोड़ी और जूम करते हैं और आगे लिखते हैं, ठीक है? ध्यान सुनना, और ये कहानी सुनोगे ना, लाइफ टाइम कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं हो, लाइफ टाइम कोई गड़बड़ी नहीं हो। आज फुल क्लास वो थ्योरी का, हाँ हाँ फुल क्लास थ्योरी का। हाँ अब नेक्स्ट पे चले, ध्यान सुनना। ये कौन है भाई? हाँ ये मत भूल जाओ यार, ये हमारे कौन है? भगवान जी। भगवान, दास भगवान होता है ना। अब ध्यान सुनना, ये कस्टमर आया हमारे बिजनेस पे और आकर बोल क्या रहा है कि बिजनेस वाले भैया मेरे को ना सामान चाहिए था। हम क्या बोलेंगे? यार ले जाओ यार, हम सुबह से शाम तक तो इसी के लिए बैठे हैं, ले जाओ। तो ये बोल क्या रहा है, सुनना इसकी लाइन, कह रहा भैया सामान तो चाहिए लेकिन ना मेरे पास पैसे नहीं है, आज नहीं, मैं कुछ दिन में बाद आकर पक्का दे दूंगा, ठीक है? आप देखें इस इंसान का चेहरा, आपको आगे थोड़ी सी दया, तो आप सोचे कि यार दे देते हैं, अच्छा भला इंसान लग रहा है, ठीक है? तो आपने इसको क्या किया? क्या किया? गुड्स। अब अगर वो तुमसे एसेट मांगेगा तो क्या काउंटर उठा के उधार पे दे दोगे? एसेट नहीं देते बेटा, हम क्या देंगे? गुड्स। किस पे दे रहे हैं? ऑन क्रेडिट पर। बाई कर रहे हैं या सेल? बाई कर रहे हैं या सेल? सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, कैश में नहीं, कैश के लिए नहीं बोल रहा हूं, कैश वाले के लिए ये कहानी नहीं, कैश के लिए अलग, ठीक है? कैश में तो कोई कहानी नहीं, क्या हुआ? पैसा दिया, सामान दिया, चल के गया। अब ये इंसान ने क्या किया? कैश ना देकर किस पे ले लिया? क्रेडिट पर, ठीक है? जब इसने क्रेडिट पर लिया, जिस दिन इसने क्रेडिट पर लिया, हम इसका नाम बुक में से कस्टमर हटाकर इसका नाम चढ़ा देंगे, क्या? डेटर। डेटर नहीं बोल रहा है, क्या? डेटर, बी साइलेंट, डेटर, ठीक है? अभी कुछ दिन बोल लो, डेटर की स्पेलिंग याद हो जाए, उसके बाद डेटर, ठीक है? तो याद रखोगे, डेटर कौन होगा? कस्टमर, वही कस्टमर जिसने क्रेडिट पर सामान लिया है। नहीं नहीं, फिर उल्टा बोले, बिजनेस के साइड से बोलो, जिसको बिजनेस ने क्रेडिट पर सामान लिया है। इसीलिए मैंने हमेशा बोला कि कभी दूसरे साइड खड़े होकर मत सोचना, किस साइड खड़े होकर बोलना है? हमेशा बिजनेस बन के सोचना है। अच्छा एक बात, हम फ्यूचर में इससे पैसे लेंगे या देंगे इसको? तो मैं यहां लिख रहा हूं ना, फ्यूचर में पैसा लेना है या मिलेगा, जो भी लिखना ना, लेना है। तो एक चीज बताना, इसने आपसे उधार लिया, इसको जहां देखोगे क्या कहोगे? तो भाई उस दिन के पैसे लाओ जल्दी। तो ये इसके ऊपर आप हक जता रहे हो या टेंशन हो रही? हक जता रहे ना कि यार लाओ मेरे पैसे दो, तो इट इज अ टाइप ऑफ एसेट। एनीथिंग जिसके ऊपर हमारा हक हो वो क्या है? एसेट। तो डेटर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेट, मानते हो या नहीं? अच्छा अभी सुनना, आगे चलो, ठीक है? ये तो हुआ कहानी किसके लिए? डेटर की कहानी। थोड़ा सा इसी के नीचे में बना रहा हूं ना,
लेट सपोज ये है मेरा बिजनेस और ये है एक इंसान जिसका नाम है क्या, सप्लायर वाले भैया, ठीक है। अभी तो सामान कहीं से खरीद के लाते हो, ये कौन, ये आप, ठीक। अच्छा, अब हुआ क्या, आप गए किसके पास, और सप्लायर वाले भैया को बोले क्या सामान चाहिए, तो वो क्या बोले, लेके जाओ यार, हम भी तो सामान बेचने ही तो बैठे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक। लेकिन आपने बोला भैया एक बात बोलूं, आज पैसे कल परसों बाद में दे तो चलेगा, आपका टर्म्स अच्छा होगा, थोड़ी बहुत क्रेडिट वर्डिट बचा कर अपना मार्केट में कभी जरूरत पड़े तो ला को दे दे, ठीक है। तो आपका अच्छा था थोड़ा क्रेडिट, तो इस इंसान ने क्या किया, आपको गुड्स दिए ना, आपको, आप उससे उसका एसेट मांगोगे दे देगा क्या, चलते हो तो, ठीक है। अच्छा, अब आपको गुड्स मिला, किस पे मिला, कैश पे नहीं, किस पे, क्रेडिट पर। इस बार आपने बाई किया है या सेल, परचेज या बाई जो भी बोल दो, ठीक है, जो अच्छा लगे, आपने प्रोक्योर बाई परचेज किया है, ठीक है, ऑन क्रेडिट, क्या, गुड्स, ठीक है। अच्छा, और फ्यूचर में इसको पैसे लोगे या दोगे, फ्यूचर में पैसा देना है, ठीक, चले, ठीक। जिस दिन आपने क्रेडिट पर ये सामान इससे लिया, इसका नाम सप्लायर से कट के आपके बुक्स में क्या क्या चढ़ेगा, क्रेडिटर, क्या नाम से चढ़ जाएगा ये, क्रेडिटर, ये कहलाएगा आपका क्रेडिटर। अच्छा, अब मान लो एक दिन आप एकदम मस्त मौसम था, आराम से चाय पानी पी रहे थे, काउंटर पे बैठे थे, और उधर सामने से टर्निंग से एक कौन आता दिखा, क्रेडिटर, तो क्या होगा, सबसे पहले देखोगे कि भैया गली किधर है, जिधर से हम निकल ले, क्योंकि वो आएगा तो भी चार लोगों के सामने बेइज्जती कर देगा कि भाई पैसे कब देगा, है बोल के तो गया था कल दे देगा, आए यहाँ 10 दिन हो गए, है तो मतलब चार बातें सुना देगा, उसको देखते ही हमारा टेंशन बढ़ जाएगा, शुरू हो जाएगा, यानी क्रेडिटर हमारे लिए एक टाइप ऑफ फील हो रहा है ना, लाइबिलिटी, एकदम फील होना चाहिए। अच्छा, इतना कहानी में किसी को कोई डाउट नहीं ना, इतनी कहानी को पहले याद रखो, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा सा इस कहानी को आगे बढ़ाते, एक स्टेप आगे लेते हैं, ठीक है। पहले मैं चलता हूं इसी वाले कहानी के आगे, ठीक है, पहले मैं डेटर की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। अब सुनना, ये इंसान आया, आपसे गुड्स मांगा, क्रेडिट पर मांगा था, आपने तो क्रेडिट पर दे दिया, ठीक है। और ये इंसान जब क्रेडिट पर सामान लेकर जा रहा था, ठीक है, तो वो गेट से निकलते वक्त क्या किया, इस स्माइल को थोड़ा बड़ा कर दिया, और आपको उसकी इस चमन्नी मुस्की पे डाउट हो गया कि ये इंसान शायद पैसे ना दे, डाउट हो गया। अब इस डाउट के लिए करें क्या, सामान बेचना भी है, वो पैसा लाया नहीं है, उधार देना भी है, समस्या बड़ी गंभीर है, तो करें क्या, तो आप बोले अरे रे कोई बात नहीं, आपसे तो व्यवहार बना ही है, एक काम कीजिए, मैं आपको एक बिल बना के देता हूं, आप बस उस पर साइन करके दे दीजिए, बात खत्म, ठीक। पैसे नहीं चाहिए अभी, क्या कीजिए, मैं बस एक बिल बना के दे रहा हूं, आप उस पर साइन करके मुझे दे दीजिए, ठीक है। आप कहीं रहे ना कि एक दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना बाद आकर ले ही देंगे, तो क्या दिक्कत है। तो बिजनेस क्या किया, सुनना, बिजनेस ने इसके ऊपर क्या किया, बिल ड्रॉ किया, क्या किया, बिल ड्रॉ किया, बिजनेस ने क्या किया, इसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, और बिल ड्रॉ करने के बाद इस इंसान ने इसी बिल को साइन करके वापस किसको दे दिया, बिजनेस को। तो बिजनेस ने बिल बनाया और इसको दिया, साइन करके वापस ले लिया, ठीक। अब चूंकि इस बिल के बदले इसको पैसे मिलेंगे, तो इस बिल को हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल, क्या कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इसके बदले मुझे पैसे रिसीव होंगे, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सेल। और अगर यही सेम काम क्रेडिटर को डाउट हो जाए, तो क्रेडिटर भी क्या करेगा,
हमारे ऊपर क्या करेगा, बिल ड्रॉ करके देगा और हम इसको क्या करेंगे, साइन करके वापस कर देंगे और इस बिल के बदले हमें पैसे पे करने होंगे, इसलिए इसका नाम होगा बिल्स पेएबल एंड इट विल बी अ टाइप ऑफ टाइप। पक्का? ठीक है। अब थोड़ा सा डेफिनेशन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। डेटर की डेफिनेशन है तो क्या बोले, द पर्सन to whom business sells goods on credit and from it whom it will receive money in future is called debtor। क्रेडिटर को कैसे बोलोगे, the person from whom business purchases या buys goods on credit and to whom it will pay money in future is called creditor। ऊपर वाले में it is a type of asset, it is a type of liability। अच्छा, bills receivable कैसे बोलोगे, तो आप बोलोगे bills drawn upon debtor for which business will receive money in future is called bills receivable। bills payable में क्या बोलोगे, bills drawn by creditor upon the business against which we will pay money in future is called bills payable। it is a type of asset, it is a type of liability। डेफिनेशन लॉजिकली समझ में आ रहा है, तो फिर डेफिनेशन को मैं वेगली ऐसे बस रटा नहीं रहा हूँ, इट इज लाइक वो वैसे ही होगी, क्यों होगी, एक एक वर्ड क्लियर करके जा रहा हूँ। जहां भी ना है ना बेटा 10 बार पूछना, स्किप नहीं मारना कि अच्छा चलो हो गया चल जाएगा, चल जाएगा काम, लेकिन फिर वो जिंदगी भर बस चलेगा, दौड़ नहीं पाएगा। ठीक है, और आपके दिमाग को स्पीड में रखने के लिए क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी, और इसीलिए स्लो चल रहा हूँ। पक्का पक्का एक एक टर्म समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़े, अभी हटा दें इसको। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब एक वर्ड है बैड डेप्ट। क्या वर्ड है, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट क्या होता है, बैड डेप्ट क्या होता है भाई, बैड बोले तो खराब, एंड डेप्ट बोले तो उधार, मतलब जिसको उधार दिया तो खराब निकला, मतलब जिस बात का डर था वो बात सही हो गई और डेटर ने पैसा चुका दिया, नहीं दिया, मतलब मुझे उसकी चवन्नी उसके पे जो डाउट था वो पैसा लेकर भाग गया। तो इसको हम बोलते हैं अमाउंट विच कुड नॉट बी रिकवर्ड, या कई लोग बोल देते हैं रियलाइज फ्रॉम डेटर। डेटर को जो उधार दिया था वो डूब गया, तो इट इज अ टाइप ऑफ लॉस ना, वो पैसा तो डूब गया, तो इट इज अ टाइप ऑफ लॉस। तो याद रखोगे बैड डेट इज अ टाइप ऑफ लॉस, नॉट एसेट नॉट लायबिलिटी। किससे डेट जुड़ा है, किससे, डेटर से ही तो जुड़ा है, कि वो कस्टमर जो हमारा पैसा लेकर भाग गया उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बैड डेट। इट इज अ टाइप ऑफ, सेंटर से लेके भाग गए तो हम सुनो, वापस सुन लो, हम क्रेडिटर से लेकर भाग गए, तो क्रेडिटर अपनी किताब में क्या लिखता है, क्या, मुझे मेरे बिजनेस से मतलब, मुझे मेरे बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, उसका लॉस हुआ हो, ठीक, हमारा प्रॉफिट हो गया ना, बिल्कुल हो गया ना, ऐसा कर मत लेना, ठीक है, वरना अगर केस हो गया तो डबल लॉस होगा। ठीक है, वो छोड़ते हैं अभी, बैड डेट। अच्छा सुनना, अभी इस बैड डेट की कहानी को थोड़ा सा और एक वर्ड यहीं पे बता देते, बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड। अब हुआ क्या, बहुत सालों बाद अचानक से, ठीक है, एक दिन उसने कुछ सपना ऐसा देख लिया, या शायद किसी मंदिर चला गया, या किसी दिन उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसको लगा कि यार अगले इंसान का उधार लेकर, किसी बाबा ने बोल दिया कि जो उधार खाया होता है अगले दिन में कुत्ता बन के पैदा होता है, उसको बेचारे को डर लग गया इस बात का। वो फोन किया, यार भैया आपके 5,000 रुपए लेके जो मैं पलटी मार गया था, प्लीज आप वो पैसे ले लो, आप जल्दी से मेरे को अपना QR कोड भेजो, मैं तुरंत पैसे देता हूँ, नर्क में नहीं जाना मुझे, ठीक है।
उसका किसी भी रीजन से कल को मन बदल गया और उसने पैसे आपको दे दिए, ठीक है, तो यही बोल रहा है कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर which was earlier written off as bad debt। मतलब कि ऐसा अमाउंट जो हमें मिला, तो किससे मिला, उसी डेटर से जिसको हमने क्या किया था, बैड डेट मान के राइट ऑफ कर दिया था। मतलब राइट ऑफ करने का मतलब क्या हुआ, राइट ऑफ करने का मतलब हटा दिया था, क्या, हाँ, खत्म कर दिया था। हम ये मानकर छोड़ दिए थे कि अब ये पैसा नहीं मिलेगा, तो जो हम पैसा को खत्म मान लिए कि अब ये मिल ही नहीं सकता, उसी को हम बाद में गलती से मिल जाए तो क्या नाम से लिखते हैं, बैड डेट रिकवर्ड। और जैसे वो लॉस है, ये हमारे लिए क्या हो गया एक तरीके से, इतना समझ में आया, कोई डाउट इतने में नहीं, पक्का, ठीक है। एक और वर्ड बस मैं लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वर्ड मतलब कंगाल आदमी, ठीक है, दिवालिया आदमी, ठीक है, कंगाल या दिवालिया आदमी। पहला वाला सब माला माल था, पैसे थे, बस नियत में खोट थी इसलिए लेके भाग गया। और दूसरा वाला बेचारा नियत का ठीक है, लेकिन उस इंसान की कंडीशन ही नहीं है कि वो पे ऑफ कर पाए, आपका उधार चुका पाए। कहते हैं ना बैंकरप्ट हो गया, कंगाल हो गया, है कि नहीं, रोड पर आया ना, वही वाली बात। तो ये क्या कह रहा है, इसको हम डिसाइड नहीं करते, इसको कौन डिसाइड करता है, कोर्ट। कौन डिसाइड करता है, कोर्ट डिसाइड करता है कि अगला इंसान का कंडीशन ऐसा है या नहीं है कि वो अपना उधार चुका पाए। मतलब वो अपना घर द्वार सब बेच गया, गाड़ी वाड़ी सब बेच गया, फिर भी वो अपना पूरा लायबिलिटी चुका नहीं पाए, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट, ठीक है, याद रहेगा। इंसॉल्वेंट मतलब अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे ऑफ हिज डेट, ही वांट्स टू बट ही कैन नॉट। ये खुद नहीं बोलेगा कि ऐसे, क्या दोस्त वाला नहीं बोल रहा हूं कि जब भी पार्टी मांग दो तो कैसे करते, देख ले भाई जेब में 1 रुपया नहीं है यार, कुछ है, वो वाले को नहीं बोल रहे हैं। यहां पर हम किसको कंगाल कह रहे हैं, जिसको कोर्ट ने भी कंगाल डिक्लेयर किया है। कोर्ट डिक्लेयर करती कि अगला इंसान कंगाल है, मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टी नीलाम कर देता है, लेकिन फिर भी इतना उधार खाया है कि बेच बाच के भी कुछ उधार अभी बाकी रह गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, दिवालिया या कंगाल, यानी इंसॉल्वेंट पर्सन। और सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, जो पे कर सकता है, जो पे कर सकता है सॉल्वेंट, जो नहीं कर सकता वो इनसॉल्वेंट। पक्का ना, श्योर श्योर। एक एक वर्ड को मैंने क्लियर किया बड़े तसल्ली से, ठीक, छोटा छोटा और थोड़ा वर्ड जाने नहीं, थोड़ा और वर्ड, ठीक है। एक वर्ड है, सुनना, एक वर्ड है फाइनेंशियल ईयर, क्या, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एक वर्ड है फाइनेंशियल ईयर। देखो आप लोग फॉलो करते थे पहले कौन सा, कैलेंडर ईयर, लेकिन हमारी अकाउंटिंग की दुनिया किससे चलती है, फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर शुरू होता था कब से, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, लेकिन ये 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक। तो आप प्लीज अपना ये नया वाला कैलेंडर शुरू करो और ये पुराना वाला कैलेंडर, ठीक है। अब ये नहीं फॉलो होगा, अब क्या फॉलो होगा, फाइनेंशियल ईयर, क्लियर रहेगा। हम क्या फॉलो करेंगे, जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो शुरुआत किस दिन से अपने बुक्स को करेंगे, 1 अप्रैल से, और खत्म कब करेंगे, 31 मार्च को। मार्च से अप्रैल नहीं, अप्रैल से मार्च, ठीक है ना, नहीं तो मार्च से अप्रैल से 1 महीना हो जाएगा, ठीक है, अप्रैल से मार्च, भूलोगे नहीं ना। और कोई छोटे मोटे वर्ड रह गए जल्दी से देखो, शुरू से आखिरी तक। Three types of goods. There were no lock any उसमें नहीं लिखा है, Sir, types of वो आपने लिखा है लेकिन three types of goods. सर ये क्यों होता है, फाइनेंस का वर्ल्ड जो है ना, उसकी अकाउंटिंग पीरियड है। हमारा जैसे टैक्स भी कटता है ना, तो मार्च तक का एक बार कटेगा और मार्च के बाद से नया साल का कटेगा। तो
तो हमारा जो अकाउंटिंग का पीरियड रखा गया है उसको क्या बना दिया गया है 1 अप्रैल से, उसको वर्ल्ड वाइड फॉलो करते हैं, ठीक है। एक ऐसा बेस ईयर जहां से सारे लोग का फाइनेंशियल चालू होता है, ठीक है। तो उसको बना दिया गया क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस उसी डेट पे, ठीक है। अभी इसको हटाए, अभी सुनना, हाँ कुछ वर्ड ध्यान सुन लेना, ठीक है। और ये वर्ड बड़े इजी से वर्ड है, ठीक है। हमने एक वर्ड लिखा था अभी, क्या लिख तो दिया गुड्स, लेकिन पूरे पूरे अकाउंट्स की किताब में आपको कहीं गुड्स वर्ड की एंट्री नहीं मिलती। गुड्स के 3 नाम है, गुड्स की है वो, 3 नाम से जाने जाते हैं। जब भी हम उसको बाई करेंगे तो उसका नाम क्या लिखेंगे, जब भी हम उसको सेल करेंगे उसका नाम क्या लिखेंगे, और जब भी वो बच जाएगा उसका नाम क्या लिखेंगे, स्टॉक या इन्वेंट्री, ठीक। जब भी बचेगा अनसोल्ड गुड्स को हम क्या कहते हैं, अनसोल्ड जो गुड्स बच जाएंगे उसको क्या कहेंगे, स्टॉक या इन्वेंट्री। और कितने तरीके के होते हैं ये, 2, कौन कौन से, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक खास बात ध्यान से समझना, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब ईयर के एंड पर जो गुड्स अनसोल्ड बच गए उसको क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। इस साल के अंत में हमारे पास कितने सामान बचे पड़े हैं, और इसी को उठाकर पटक देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, नए साल में, और उसका नाम बदल कर क्या लिख देते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ये होता है एक ही स्टॉक ही है, ईयर में उसका नाम क्लोजिंग होता है और ईयर के बिगिनिंग में उसका नाम ओपनिंग हो जाता है। याद रहेगा पक्का। अब कोई वर्ड छूटा, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक वर्ड का मतलब स्टॉक नहीं होता, लाइव स्टॉक वर्ड का मतलब याद रखना, लाइव स्टॉक वर्ड का मतलब होता है अगर आपने बिजनेस में क्या यूज किया, एनिमल्स को यूज किया इन बिजनेस। जैसे कि कई सारे बिजनेस पहाड़ों में होते हैं तो वहां पर डोंकीज का यूज किया जाता है, कई बिजनेस हॉर्स पे डिपेंडेंट है, कई बिजनेस हमारे शीप पे डिपेंडेंट है। एक्सट्रैक्टिव याद है, जेनेटिक याद है, ये तो एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक वैसे वाले कहां पर हैं, एनिमल का यूज करते हैं ना अपने बिजनेस में। तो अगर कोई बिजनेस एनिमल का, जैसे कई लोग अपने बिजनेस में गार्ड सिक्योरिटी के लिए क्या रखते हैं, डॉग्स, तो वो सारे को हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि डॉग का अकाउंट अलग, कैट का अकाउंट ऐसे। सारे एनिमल्स का अकाउंट को क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक अकाउंट। क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक, ठीक है। और कोई छोटा मोटा अभी जितना लिखवाया शुरू से अंत तक देख लो। आगे टाइप्स ऑफ एसेट लायबिलिटी। हाँ, नेक्स्ट क्लास हमारी शुरू होगी कहां से, विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। और उसको खत्म करने के बाद प्लीज एक और चीज वहीं लिख लो।